राजीव गुप्ता साहब, प्रोफेसर राजीव गुप्ता साहब के पास आ रहा हूँ। राजीव साहब, दो चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे एक दो प्रश्न और उठ रहे हैं। एक छोटा प्रश्न मैं भी आपसे पूछ लूं और इसको उठा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो भीमा कोरेगांव के दो लोग थे उनको उन्होंने बेल दी है बहुत साल बाद, 4-5 साल बाद या 3-4 साल बाद। और सबसे जो अजीब सी चीज मुझे लगी कि ये बेल दे दी उन्होंने, ठीक किया, लेकिन इस बेल ऑर्डर को उन्होंने 2 महीना पहले रिजर्व कर लिया था। तो उनके अपने एडमिशन के द्वारा अगर वो व्यक्ति को बेल देने लायक है तो उस इस सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 महीने से ज्यादा बिना बात के फिर जेल में रखा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अजीब, या तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओवरलोडेड है, या वो तुम भी खुश कर रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि जितना चंद्रचूड़ साहब के ऊपर इस समय खूब अटैक हो रहा है, वो जो ट्रोल आर्मी है वो उनके बच्चों से लेके, उनके परिवार से लेके, उनके पिता से लेके सबका इस समय किसी ना किसी तरह से उनको ये करने की जरूरत कर रही है कि 4 तारीख को फिर से आ रहा है राहुल गांधी वाला चीज सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वो उनकी बेंच नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की जरूरत की कोशिश तो हो ही रही है। मैं प्रोफेसर राजीव ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी दृष्टि में जो ईडी के डायरेक्टर मिश्रा जी को एक्सटेंशन दिया, वो साफ दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अंडर प्रेशर आया है। सुप्रीम कोर्ट के ये टिप्पणी मैं कह रहा हूं, ये इस खतरे के साथ कि मालूम नहीं ये कंटेम्प्ट माना जाएगा कि नहीं, लेकिन एक आदमी जिसको आपने अवैध, इसका अपॉइंटमेंट आपने अवैध किया है, उस अवैध अपॉइंटी को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। इस रेफरेंस में ये आज जो बात हुई उस पर प्रोफेसर राजीव आपकी एक टिप्पणी। मैं आनंद जी इस मुद्दे पर 4-5 बिंदुओं पर अपने को कंसंट्रेट करूंगा। एक तो ये कि अगर हम कंसेप्चुअली मूव कर जाए तो राकेश जी ने एक इशारा कर दिया, मैं उस इशारे की तरफ आपको ले जा रहा हूं, और वो ये है कि न्यायपालिका का हमेशा एक वर्ग चरित्र होता है, और वो वर्ग चरित्र जब कोई समाज पूंजीवादी स्वरूप से नव्य उदारवादी स्वरूप की तरफ जा रहा हो तो वह स्वरूप हमारे सामने अनेक फॉर्मेशंस के साथ में उभरता हुआ नजर आता है। कहाँ पर राज सत्ता के साथ हमको जुड़ना है अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, और कहाँ पर राज सत्ता के प्रति हमको अपनी असहमति दर्शानी है, और कहाँ एक तीव्र विरोध किया जा सकता है। ये सवाल बड़े सोच समझ करके आजकल मुझे लगता है कि उभारे जा रहे हैं, और 2014 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालयों के, अधीनस्थ न्यायालयों के जो भी निर्णय आए हैं, अगर कभी हम उनका विश्लेषण करें, और विशेष रूप से उन राज्यों का जहाँ पर कि दक्षिणपंथी ताकतें अपना पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित कर चुकी हैं, वहाँ के अगर हम निर्णयों की बात करें तो हमें समझ में आ जाता है कि न्यायालय के ऊपर किस तरह के दबाव हो सकते हैं, और उन दबावों के सामने कौन सकम करके अपने आप को आगे बढ़ाता है, और कौन उनके सामने सकम करके कई बार ऐसे खतरों में जूझ जाता है या ऐसे खतरों का सामना करता है जहाँ पर कि उसकी ज़िंदगी के खत्म होने की संभावनाएं भी हो जाती हैं। ये चरित्र हमको देखने को मिल रहा है एक काफ़ी लंबे समय से, और मैं उन निर्णयों की तरफ हवाला नहीं दूंगा कि बाबरी मस्जिद वाले मामले में क्या हुआ या अन्य मामलों में क्या हुआ और किस तरह के निर्णय हमारे सामने आए। उनके विश्लेषण होंगे, भविष्य का इतिहास उनका विश्लेषण करेगा तो हमारे सामने बात आएगी। दूसरा पक्ष जो मुझे लग रहा है, और इसी संदर्भ में जो ईडी के डायरेक्टर जिनका एक्सटेंशन हुआ है उनको भी देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय बड़ी कड़ी फटकार लगाते हुए कहता है कि नहीं, 31 जुलाई के बाद देयर विल बी नो एक्सटेंशन, और उसके बाद में आप राज्य के अपने एक प्ली के सामने कह देते हैं कि भाई इतना टाइम और दे दिया जाए, और एक बड़ा अजीब सा कहा जाता है कि इन चीज़ों में चूंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है तो अगर इन्वॉल्वमेंट अगर उनका रहेगा तो वो सही डायरेक्शन पे चले जाएंगे। इसका मतलब यह है, जो कई बार समाचार पत्रों में निकला कि भाई इसका मतलब ये कि आपके पास में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ नहीं है।
ये व्यक्तिवाद है। आपने पर्सनैलिटीज को इतना पावरफुल बना दिया है कि उसके सामने सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह हो गए। रहा बात जहां तक मणिपुर की बात है, फिर मैं व्यास जी को और राकेश जी के इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करूंगा कि ये जो मणिपुर में हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये एथनिक वायलेंस है, एथनिक वायलेंस, एथनिक क्लीनिंग है ये, और जिसमें आप डिपोर्टेशन के माध्यम से, मास किलिंग के माध्यम से या डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से उस समूह को जिसको कि आप अनलाइक करते हैं, जिसके जो आपकी निगाह में अनवांटेड है, उसको आप वहां से पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं। 3 महीने के अंदर ये मणिपुर के अंदर हो रहा है। और जब आप क्लींजिंग करते हैं और इसमें जब समाप्ति की कोशिश करते हैं या उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके टारगेट कौन होते हैं? वही सॉफ्ट टारगेट है ना। महिलाएं आपकी सॉफ्ट टारगेट है, बच्चे आपके सॉफ्ट टारगेट है। और ये सब वहां पर उस पोलराइज्ड फ्रेम का कॉन्सिक्वेंस है, जो पोलराइज्ड फ्रेम वहां पर इन दक्षिणपंथी ताकतों ने शुरू किया। हिंदुआइजेशन की प्रोसेस, एक तरफ क्रिश्चियन, दूसरी तरफ दलित, कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को हिंदू फोल्ड के साथ जोड़ चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपने आप को क्रिश्चियन फोल्ड के हिस्से के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ वहाँ माइनॉरिटीज में है, कुछ मेजॉरिटीज में है, नागाज हैं। इन सब के बीच में मिसट्रस्ट को उत्पन्न करने की कोशिश की गई ताकि वहां पर हिंदुत्व की ताकतें मजबूती ले सके। और उसी का नतीजा है कि यह धीरे धीरे मणिपुर के अंदर हुआ। इसकी आग जो पिछली बार भी था और जो अभी दिख रहा है, मिजोरम भी इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को ला रहा है। और एक वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री मिजोरम के मुख्यमंत्री को, कि आपको इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री को वो एनकरेज करते हैं कि आप वहाँ पर हस्तक्षेप करें। और पहले वहाँ पर आपको पता है कुछ साल पहले वहाँ पर भी वायलेंस हुआ था, जहाँ पर कि असम और उनके बीच में फायरिंग हुई थी और अनेक लोग मारे गए थे। हमको लग रहा है कि ये जो सीमावर्ती राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, ये एक ऐसे तूफान से गुजर रहे हैं जिस तूफान में अभी हमको शांति दिखती है। कश्मीर के अंदर हमको लगता है कि कई बार अभी अखबार में आया कि 30,000 के करीब फोर्सेस को वहां पर उतार दिया गया है। वहां फोर्सेस से नहीं, जब वहां पर अपोजिशन पहुंचता है, अपोजिशन बात करता है, जब वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं और चर्चा करते हैं, तो पता लगता है कि वहां पर किस तरह का टेंशन है, वहां पर किस तरह की इमोशनल क्राइसिस है, वहां पर किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है। और प्रधानमंत्री अगर नहीं बोलते हैं तो फेल्ड स्टेट है ये। इंडिया इज नाउ ए फेल्ड स्टेट, और ये फेल्ड स्टेट मणिपुर ने प्रूव कर दिया है। मुझे लगता है कि और कोई अगर दौर होता और अपोजिशन की वो ताकत होती तो आज हम कह देते कि भाई आप सिंहासन खाली करो, आपसे ये देश नहीं संभल रहा। हाँ, मैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी राजीव गुप्ता साहब आपसे। एक तो मैं ये बता दूं, मेरे एक दर्शक ने टिप्पणी की और अच्छी टिप्पणी है। उनका कहना है वी आर 1 डे डेमोक्रेसी एंड 5 years किंगडमशिप। इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते थे वो, जो हमारा लोकतंत्र है उसके बारे में बहुत संक्षेप में प्रोफेसर राजीव। तो लोकतांत्रिक ढांचा है वो बहुत मजबूत है, ये खतरे जरूर हैं। मैंने पहले भी कहा आपको पिछली बार कि इन दक्षिणपंथी ताकतों ने, क्योंकि इनके अपने काम करने के तरीके हैं, और जब उसके अंदर अथॉरिटेरियन रुझान होता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक होते चले जाते हैं। वो खतरनाक स्थितियां हमारे सामने जरूर हैं। एक सोशल डिवीजन, पार्टीशन से ज़्यादा खतरनाक है ये सोशल डिवीजन जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और वो सोशल डिवीजन हमको बहुत लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता इतनी जागरूक है, जन आंदोलन इतने मजबूत हैं कि उन जन आंदोलनों के चलते ये ताकतें अपनी एक तात्कालिक सफलता जरूर हासिल कर सकती हैं, लेकिन अंततः ये लोकतंत्र को और हमारे जो जनवादी और मानवाधिकार वाले पक्ष हैं उनको समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो आशावान हूँ
क्योंकि जी जी हमने सबने मिलकर के बहुत सारे मुकाबले जी किए हैं, एक मुकाबला और सही